अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त ये इशारा दे रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर आईनी ढांचे में तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये बहस सियासी हलकों, पार्लियामान और मीडिया में शिद्दत से जारी है कि नई तरमीम की नौयत होगी क्या और इसके रियासती साख्त और इख्तियारात की तकसीम पर क्या असरात मुरतब होंगे। बहरहाल अब 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी और अदालती हलकों में बहस का सिलसिला जारी है। ऐसे में हुकूमत 28वीं तरमीम की तैयारियों में नजर आ रही है। जैसा कि नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी क्योंकि इसका ताल्लुक बजट से है। बैरिस्टर अकील मलिक इस मुतालिक क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। यानी हुकूमत ने पहले 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया दे लेकिन अब बैरिस्टर अकील मलिक ने इस नई मुमकिन आईनी तरमीम का तकरीबन वक्त भी बता दिया, यानी अप्रैल से पहले ये तरमीम आ सकती है। और राना सनाउल्लाह भी एक बार फिर 28वीं आईनी तरमीम ना सिर्फ लाने का इशारा दे रहे हैं बल्कि इस मुमकिन तरमीम की आसानी से मंजूरी का इंदिया भी दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम भी जल्द पास होगी जो अवामी इशूज से मुताल्लिक है। 28वीं तरमीम जो है, जो अवामी इशूज़ हैं, जिसमें लोकल बॉडीज़ का इशू है, जिसमें पॉपुलेशन का इशू है, जिसमें एनएफसी का इशू है, जिसमें हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, जिसमें सूबों और मरकज़ के दरमियान असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक जो है एक दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से बेहतर अंदाज से अवाम के मसाइल को हल किया जा सकता है। तो उसके ऊपर बहस जारी है और उस बहस के नतीजे में अगर कोई कंसेंसस होता है तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। अब हुकूमत के बकौल इस आईनी तरमीम से पहले एनएफसी समेत तमाम दीगर इशूज़ पर बात होनी चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि एनएफसी अवार्ड मेरा तो बदल 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी इस पर राजी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में एनएफसी अवार्ड में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया था, जिसकी वजह से हुकूमत इस तरमीम को आइन का हिस्सा नहीं बना सकी थी। और शायद यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनएफसी का इब्तदाई इजलास भी होना था, जो एक बार फिर मौखर कर दिया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में आइंदा होने वाली तरमीम में एनएफसी अवार्ड के खदोखाल बदलने के हवाले से मामला ज़ेर बहस आना था। लेकिन जैसा कि पीपल्स पार्टी ने जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे उसकी मुखालिफत की थी और ये मुखालिफत अब भी बरकरार है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसलिए हुकूमत ने आज एनएफसी अवार्ड वाला इजलास मुलतवी किया है। जाहिर है गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने 18वें तब्दीली के हवाले से सख्त रद्दअमल देते हुए कहा था कि किसी का बाप भी 18th अमेंडमेंट में कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। और हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे। हमने 18वीं तरमीम पास करवाया, उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर खेलदास कोस्तानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बैरिस्टर अकील मलिक ने इंदिया दिया है कि 27th के बाद अब 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ रही है और लगता है ये वो कहते हैं कि बजट से पहले आ रही है, तो जाहिर है बजट से पहले तो मार्च अप्रैल ही लगता है, यानी चंद माह की दूरी पर यह मामला है। तो क्या कन्फर्म करते हैं आप इस बात को कि 28th अमेंडमेंट भी आ रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो ये आईनी अदालत उसमें शामिल थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने इख्तिलाफ राय किया और उसको ज़ाहिर उस वक्त हमें मौलाना साहब के सपोर्ट की ज़रूरत थी तो हम वो शामिल नहीं कर सके। जब हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए, हमने समझा पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादियों ने, तो हमने 27वीं तरमीम में वो जो 19 साल पहले हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, बाकी जमातों ने, तो हमने वो किया। अब जो बात इस 27वीं तरमीम में हम करना चाह रहे थे, जिसमें बुनियादी चीज़ें और भी शामिल थी, जो MQM का बिल था, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि ये जो बलदियाती है निज़ाम, उसको जो उसमें फंड्स दिए जाए मुकामी हुकूमतों को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस तरह वो चाहते हैं। और ये बात सिर्फ MQM की नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून ने हमारी पंजाब हुकूमत में, पंजाब असेंबली ने करारदाद पास की, उसको पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ सपोर्ट किया है। तो ये मैं समझता हूँ PMLN की क़यादत भी इस बिल को सपोर्ट कर रही है। और काबीना में जब हम 27वीं तरमीम का जो मंजूर कर रहे थे, उस वक्त MQM ने भी बात की थी और हमारे वफाकी वज़रा ने भी, उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये शामिल हो, मगर ज़ाहिर उसमें पीपल्स पार्टी
की मुशावरत शामिल नहीं थी तो हमने नहीं किया, वो बात रह गई है। बलूचिस्तान से बाप पार्टी का एक बिल है जिसमें वो सूबाई असेंबली की सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह हेल्थ और पॉपुलेशन का जो सब्जेक्ट है या एजुकेशन का है, हम चाह रहे थे वो हमारा मुशावरत उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। और बाकी दिफा के हवाले से जो जिसका इज़हार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे भी किया है जो 27वीं तरमीम के दौरान, कि हम एक तो ये बात मैं आपको बताऊं कि हमारे वज़ीर आज़म भी बरमला कह चुके हैं कि जिस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं होगा वो काम हम नहीं करेंगे। चारों इकाइयाँ हैं तो वफाक मजबूत होता है। एक सूबे को नाराज़ करके उनकी राय के खिलाफ कोई एकतरफा फैसला हम कोई ऐसा नहीं करेंगे, हम इत्तेफाक राय से करेंगे। और हमारे नंबर जैसे आपने कहा कि 26th अमेंडमेंट के वक्त वफाकी आईनी अदालत की एक प्रपोजल था, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर आपके पास नहीं था, मौलाना फजल रहमान साहब की सपोर्ट नहीं थी। जब वो आ गई तो आपने उसको 27वीं तरमीम के अंदर करेक्ट कर लिया। अब जो 18th अमेंडमेंट का मामला है उसको रोल बैक करने के लिए या एनएफसी अवार्ड के अंदर रद्दोबदल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड सपोर्ट तो बाय एनी मींस पीपल्स पार्टी की चाहिए, और पीपल्स पार्टी इज नॉट रेडी टू डू इट। देखें, 18 अमेंडमेंट को हम रोल बैक नहीं करना चाहते हैं, ना ये हमने कभी बात की है, ना मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये बात की है, ना हमारी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। हम ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि देखें, जिस तरह आइन में तरामीम की गुंजाइश होती है जो हमारा बुनियादी काम है, या जो डिफेंस के हवाले से वफाक के पास इतने पैसे नहीं है, सूबों को जितना शेयर जाता है, ये एक मुशावरत हो रही है, इस पे बात हो रही है कि किस तरह वो तमाम सूबों को भी उसमें शामिल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कोई भी फैसला करने से पहले हम तमाम सूबों को इत्तेफाक राय की जो माहौल बनाएंगे उनको कायल करेंगे, और जब इत्तेफाक राय होगा तब भी 28वीं तरमीम होगी। व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट सर? क्या आप सूबों का शेयर कम करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, एनएफसी अवार्ड खत्म करना चाहते, क्या चाहती है हुकूमत? देखें, हुकूमत वफाक के पास इतने वसाइल नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट हमें डिफेंस में है उसमें सूबों का हम शेयर शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि दिफा सिर्फ वफाक का नहीं हो रहा है, पूरे सूबों का। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर हम जंग लड़ रहे हैं, या जो जंग के चैलेंजेस है, जो हमें दिफाई ज़रूरियात है, उसमें सूबों का हिस्सा भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो उस पर हम सूबों को कायल करेंगे, और जो अगर इत्तेफाक हुआ तो हम ज़रूर ये काम करेंगे। और ये कभी भी एकतरफा फैसला नहीं करेगी वफाक, एतमाद के साथ। पहले भी हमने पीपल्स पार्टी को, बाकियों को भी एतमाद में लेकर ये फैसले किए, आइंदा भी इसी तरह करेंगे। तो ये बिल्कुल हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जितना हो सके, महीना लगता है, 3 महीने लगते हैं, इस साल में आती है, अगले साल में आती है, जरूर हम कोशिश करेंगे 28वीं तरमीम में जो चीजें नहीं, लेकिन अकील मालिक साहब तो कह रहे हैं कि बजट से पहले यानी दिस इज डायरेक्टली लिंक टू द बजट, और जाहिर है बजट के मामलात वो एनएफसी अवार्ड से खासा लिंक नजर आता है। तो क्या पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लेंगे आप इस पे? ऑल्दो हमने 2 रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी है और उसमें हमने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को आमने सामने देखा है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है उसको कन्विंस कर लेंगे आप? अगर पीपल्स पार्टी को कन्विंस करेंगे तभी होगी ना। और मैं समझता हूँ ये जो सब कुछ है वो पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए, अवाम के लिए है, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए। जो आने वाले चैलेंजेस है, आप देखें ना, एजुकेशन का आप सब्जेक्ट निकालें, निसाब अगर सूबे अलग अलग होंगे तो ये मैं समझता हूँ इससे हमारे आने वाले नस्लों पे वो पॉलिसी हम राइज नहीं कर सकते। तो इसकी टेक्निकली चीज़ें हैं, इसमें किसी सूबे को कोई नुकसान नहीं होना। ये एक पॉलिसी बनानी है एजुकेशन के हवाले से, या पॉपुलेशन के जो चैलेंजेस है, अगर हम आज ये फैसले नहीं करेंगे, कौमी हवाले से कौमी फैसले नहीं होंगे, तो उससे हमें आगे बल्कि बड़े हमारे लिए चैलेंजेस होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज 2025 है, अगर 20 साल कोई और सूरत हाल थी तो आज है, तो हम उस हिसाब से हमें फैसले करने होंगे जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क की एक कौमी पॉलिसी बनेगी।
तो इसमें मैं समझता हूँ किसी सूबे का हक या किसी सूबे के वसाइल पे कोई ऐसी ककदर नहीं लगेगी। और ये शहर चारों सूबों को अगर डिफेंस के हवाले से या पैसे का अगर हिस्सा डालते हैं तो चारों सूबों से होगा। पहले भी आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम हुई थी, पंजाब ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी और उस वक्त हमारे वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अपने हिस्से से पंजाब ने अपना सूबों को दिया था। तो अगर आज वफाक को कोई ज़रूरत है तो सूबे अपना हिस्सा शामिल करेंगे। इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई एक सूबे के हवाले से कोई बात नहीं हो रही है। ये कौमी मामलात हैं, इस पे हमें कौमी सोच रखनी होगी, कौमी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमने मजीद सूबे बनाने की बाज़गश्त और कैंपेन भी देखी है, क्या 28th अमेंडमेंट के अंदर कोई ऐसा प्रपोजल भी शामिल होने जा रहा है? देखिए, पहली बात मैं ये आपको बता दूं, एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ से हम तायद करते हैं कि जो मुकामी हुकूमतें हैं, जो जमहूरियत में थर्ड टियर है, उसको वसाइल देने चाहिए जो बलदियाती निज़ाम है। मगर सूबों की बात, जैसे सिंध में तकसीम की बात कल एमक्यूएम ने कराची में की है, इसको मैं समझता हूँ ये हमारी वफाकी हुकूमत की या हमारी लीडरशिप की कोई ऐसा फैसला नहीं है। ना ज़ेर गौर है कि सिंध को तोड़ा जाए या बाकी सूबों को। ये डिबेट ज़रूर चल रही है, लाहौर में भी डिस्कस हो रही है, KPK में भी हो रही है, बातचीत लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो सिंध को तो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए या तोड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ ये एमक्यूएम की राय है, इसको मेरा भी सिंध से ताल्लुक है, ये कतई इस तरह नहीं हो सकता। अगर सूबा कहीं पे भी सूबा पाकिस्तान में सूबा बनाने की ज़रूरत है तो उस सूबे की असेंबली फैसला करेगी। आइन ये कहता है वो जो है पहले करारदाद मंजूर करेगी, फिर 2/3 कौमी असेंबली में चाहिए, फिर सेनेट में चाहिए। ये एक मजाक नहीं है कि आप इस तरह बात करें और ये सूबा जो उसकी तकसीम की बात करें। नफरतों के बजाय हमें मुस्बत सोच से आगे बढ़ना चाहिए और एमक्यूएम को ये बात नहीं करनी चाहिए कराची में बैठ के कि हम सिंध की तकसीम होगी। अगर ये बात नहीं मानी जाए तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है। ना ही ये वफाक की कोई पॉलिसी है कि हम सिंध में 2 या 3 सूबे या बाकी 12 सूबे बना रहे हैं, ऐसी अभी कोई ज़ेर गौर बात नहीं है। अच्छा, अमेंडमेंट्स का सिलसिला लास्टली बताया, अमेंडमेंट्स का एक सिलसिला चल निकला है। हमने 26वें के बाद 27वीं तरमीम, क्योंकि हुकूमत कह रही थी, वो ले भी आई, फिर 28वीं, 29वीं, 30वीं, बड़ी तेजी से अब ये तरमीम का सिलसिला चलता हुआ देखेंगे। देखें, ये बुनियादी तौर हमारा काम ही ये लेजिस्लेशन करना। लेजिस्लेशन होती है मुल्क के लिए और आइन में ये हमेशा जो है इसकी गुंजाइश है किसी चीज़ में तरमीम करने की या कोई कानून बनाने में, तो क्यों नहीं, हम ज़रूर करेंगे। 28 भी करेंगे, 29 भी करेंगे, मगर कोई अकेले सिर या एकतरफा नहीं करेंगे, कोई जबरी फैसला नहीं करेंगे। हम पार्लियामेंट को, सूबों को, सबको एतमाद में लेकर, जमातों को एतमाद में लेकर मिलकर करेंगे। ठीक, लेकिन सवाल ये है ना कि जितनी उजलत में हो रहा है विदाउट एनी डिबेट डिस्कशन, जो रिगरस एक प्रैक्टिस है, बगैर उसके हो रहा है, तो हुकूमत खासी जल्दी में नजर आती है। कोई ऐसा फैसला हमने उजलत में नहीं किया। हमने तमाम जमातों को, तमाम पार्लियामेंट नॉन को कमेटियों में डिस्कस किया है, पार्लियामानी फोरम पे डिस्कस किया है, जमातों के अंदर डिस्कस किया है, काबीना में डिस्कस हुआ है। जो फॉरम है पार्लियामेंट के, वहाँ पे डिस्कस करने के बाद, डिबेट के बाद तमाम इत्तेफाक राय से हुआ है। आप मुझे ये बताएं, जो जमात आज मुजाहरे कर रही है, कह रही है कि हम 27 तरमीम को नहीं मानते, उन्होंने उसके हक में या मुखालफत में वोट नहीं दिया है। 4 वोट मुखालफत में पड़े हैं, बाकी 234 वोट उसके हिमायत में पड़े हैं, बाकी वोट कहाँ चले गए? तो ये खामोश हिमायत है। मैं समझता हूँ उनकी जमात की जानिब से भी उनके खिलाफ वोट ना देना। तो ये इत्तेफाक हमने पैदा किया है और इत्तेफाक राय से हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसी उजलत की बात नहीं है। जो पार्लियामानी नॉन है उसको हमने उनके मुताबिक हमने ये किया है। बहुत शुक्रिया खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत 27वें के बाद 28वीं तरमीम ला रही है और उसके बाद इंदिया है कि मज़ीद तरामीम भी आ सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती महाज पर इसके असरात तेजी से मुरतब हो रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इस्तीफे सामने आए। फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर हाई कोर्ट के मजीद 4 जजेस के मुस्ताफी होने का इम्कान
नजर आ रहा है। जराये के मुताबिक इन 4 जजेस ने हाल ही में अपने हाई कोर्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रब्ता करके रिटायरमेंट के बाद अपनी बरात की मुफस्सल मालूमात तलब की हैं। जराये के मुताबिक ज़बानी तलब की गई ये मालूमात पेंशन के फ़वाइद और जिन तारीखों पर ये फ़वाइद मिल सकते हैं उनकी तफसीलात हैं। और अब ये मालूमात तलब किए जाने के इस वाक़े से अदालती हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये 4 जजेस जो 27वीं तरमीम के बाद मुमकिना तौर पर हुकूमत की जानिब से ट्रांसफ़र किए जाने वाली जजेस की फहरिस्त में शामिल हैं, वो इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि नए सूबों या दीगर इलाका जात में ट्रांसफ़र होने की बजाय उनकी जानिब से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 जजेस ऐसे हैं जो आइंदा माह किसी भी वक्त पेंशन के लिए अहल हो जाएंगे। और ज़राए के मुताबिक अगर इन जजेस साहिबान ने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया तो उस सूरत में ये वाज़ेह नहीं क्या ये इस्तीफ़े फौरी तौर पर आएंगे या जब वो पेंशन और मराद के लिए क्वालिफाई करेंगे तब उनकी जानिब से इस्तीफ़े दिए जाएंगे। और ज़राए के मुताबिक अगर जजेस इस्तीफ़े देते हैं तो फिर ये वाज़ेह नहीं है कि ये 4 जजेस मिलकर इस्तीफ़ा देंगे या फिर एक एक करके मुस्ताफ़ी होंगे। बहरहाल जजेस के इस्तीफ़ों की बाज़गश्त एक ऐसे वक्त पर सामने आ रही है जब हुकूमत ने 27th अमेंडमेंट जुडिशल रीशफलिंग यानी अदालतों में रद्दोबदल करने का मंसूबा बनाया है। और हुकूमती हलकों का कहना है कि ये रीशफलिंग ज़रूरी है ताकि ऐसे जजेस के रवैये के मसाइल को हल किया जा सके जो हुकूमत के बकौल अदलिया की बेतौकीरी का सबब बनते हैं। जबकि बाज़ आइनी माहिरीन की राय यह है कि 27वीं तरमीम ने अदलिया की आज़ादी को ज़बरदस्त धचका पहुँचाया है और ऐसी सूरत हाल में आज़ाद ख्याल जजेस के लिए ओहदों पर बाकी रहना मुश्किल हो गया है। यानी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम में तब्दीलियों का आगाज़ हो चुका है, जिसके नतीजे में जजेस के दरमियान मुख्तलिफ फ़ैसलों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। इस गैर यकीनियत की वजह से कुछ जजेस ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने या रिटायरमेंट के फ़वाइद के हुसूल के बारे में मालूमात हासिल करने का इक़दाम किया और यह अमल अदलिया में अंदरूनी रवैयों और मुस्तकबिल के इंतज़ामी फ़ैसलों के असरात की अक्कासी भी करता है। जजेस के मुमकिन इस्तीफ़े या रिटायरमेंट के इम्कानात अदलिया के इंतज़ामी ढांचे में रद्दोबदल के फ़ैसलों के वक्त अहम अवामिल के तौर पर सामने आ रहे हैं और इससे ज़ाहिर होता है कि अदालती इदारे में इस वक्त दाखिली और ख़ारजी इंतज़ामी फ़ैसलों का तवाज़ुन हसास मरहले पर है। अब दूसरी जानिब 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड कमेटी की तश्कीलें नौ भी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए हैं, जबकि जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद किए गए हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। जारी एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। इनके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान कमीशन के रुकन होंगे और एलामिये के मुताबिक हुकूमती और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामान कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान का जो बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर की जो नामजद खातून जो है वो भी कमीशन की मेंबर होंगी। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमरान वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जो बाज़गश्त जजेस के इस्तीफ़े से मुताल्लिक है, इस पर आपकी वर्किंग क्या है, किस हद तक सदाकत है इस मामले में कि मुमकिन तौर पर जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं? देखें, हमने तो पॉसिबिलिटी पे बात करनी है, आप भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और जिस आर्टिकल के ऊपर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी पॉसिबिलिटी की बात की गई है। तो जस्टिस मंसूर शाह जिन्होंने चंद रोज पहले अपना इस्तीफा दिया था सुप्रीम कोर्ट के जज के मनसब से, अगर माजी की बात करें तो जब कभी भी हमारी इंटरेक्शन हुई जस्टिस मंसूर शाह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो हमेशा मंसूर शाह साहब ने यह कहा कि किस बात का इस्तीफा, मैं अपने ओहदे से क्यों मुस्तफी हूं, हम सिस्टम में रहेंगे और जो हमारा काम है लोगों को इंसाफ देना, हम इंसाफ देते रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि वही जज साहब जो अपने इस्तीफे की खबरों को झुटलाते थे कि वो रिजाइन करके चले जाएंगे, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए, बल्कि उन जजेस में थे जिन्होंने सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है अपना इस्तीफा दिया और उनके साथ अतर मिनल्ला साहब थे। इसी तरीके से अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पे खबर में जो रिपोर्ट किया गया है उसमें तो 4 जजेस की बात की गई है, लेकिन जजेस तो 5 हैं जिनका 27वीं आईनी तरमीम पे एतराज हो सकता है, या जिन 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी वो 5 जज हैं। अब उस आर्टिकल में किसी जज का नाम नहीं, लेकिन हम अंदाजा कर सकते हैं बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर के एक तो उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के तो 5 साल अदलिया में मुकम्मल हो चुके हैं, यानी सर्विस के बतौर जज उनके 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज अगर वो रिजाइन करते हैं तो उनको
मुकम्मल पेंशन मिलेगी, मुकम्मल मराहत मिलेंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, लेकिन उनके बारे में इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगा दिया जाएगा। अगले नंबर पे अगर हम चलें तो फिर जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती 30 दिसंबर 2020 को हुई थी। यानी अगले माह 29 दिसंबर को ये दोनों जज साहबान हैं, इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज जो सर्विस है उसके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। यानी 5 साल अगर आपकी जज की सर्विस के हो जाते हैं तो फिर आप पेंशन, बरात और दीगर जो पर्क्स होते हैं उसकी आपकी एंटाइटलमेंट हो जाती है। तो रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें जिन 2 जजेस की बात की गई है कि अगले माह उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो जैसे तारिक महमूद जंगीरी और जैसे बाबर सत्तार साहब हैं। लेकिन बाबर सत्तार साहब इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, तो उनके बड़े करीबी जरिए ने जब उन्हीं से पूछा था बाबर सत्तार साहब से भी क्या ख्याल है आपका, क्या आप रिजाइन करेंगे, तो हमारे तई तो इतना ये पहुंची थी उस करीबी सोर्स से जो कि जज साहब के बड़े करीब है कि जज साहब बाबर सत्तार साहब जो है वो रिटायर नहीं होंगे। अलबत्ता जैसे जंगीरी साहब के हवाले से बड़े वसूख से ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद जब उनका 5 साल का टेन्योर मुकम्मल होगा तो शायद वो किसी भी वक्त जो है अपने ओहदे से रिजाइन कर जाएंगे। और बाकी जो 2 जज साहबान हैं उसमें जैसे सरदार इजाज इसाक हैं और एक खातून जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समन रिपत इम्तियाज साहबा, उनकी 5 साल की सर्विस तो इस दिसंबर में मुकम्मल नहीं होगी। 4 साल की सर्विस उनकी हो जाएगी अगले माह दिसंबर में। उनकी 5 साल की जो सर्विस है वो अगले साल 2026 के दिसंबर में जाके मुकम्मल होगी। लेकिन ऐसे अदालती फैसले भी मौजूद हैं जिसमें अगर 4 साल भी आपकी सर्विस है तो आपको पेंशन मिल सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि ये दोनों जज अगर रिजाइन करते हैं, सरदार इजाज इसाक साहब और समन रिपत इम्तियाज साहबा, तो क्या वो 4 साल वाली कैटेगरी में आएंगे? सरदार साहब इजाज इसाक साहब सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों आए थे जब उन्होंने अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो उनसे यह सवाल पूछा गया था, मेरे सामने यह सवाल हुआ था कि क्या आप स्टेप डाउन करेंगे? तो उनकी तरफ से कहा गया था कि यह स्टेप डाउन नहीं होगा, यह स्टेप आउट होगा। ठीक, यानी उनके जहन में भी स्टेप डाउन करना या स्टेप आउट करने की कहीं ना कोई बात जो है वो चल रही है। जब हम इमरान वसीम साहब हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, मुमकिनात की बात कर रहे हैं, तो गालिब इम्कान यही है कि अगर जजेस मुस्ताफी होते हैं तो गालिब इम्कान ये है कि उनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एज पर यू सेड, दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक तासुर ये है, इंप्रेशन ये है कि जजेस की जो पावर्स हैं वो कटेल हो गई हैं, क्लिप हो गई हैं, तो उसके बाद वो कोई बहुत ल्यूक्रेटिव किस्म का ओहदा नहीं रहा या ऑप्शन नहीं रही टू कि आप जज लगें, तो पहले जैसे इख्तियारात अब आपके पास नहीं है। क्या ये वजह होगी कि जजेस मुस्ताफी हो जाएंगे? अच्छा रेहान भाई, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं कर कि जजेस के जो अख्तियारात हैं वो 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम से वो अख्तियारात खत्म हो गए हैं। मैं ये समझता हूं कि जज साहबान के पास अख्तियारात मौजूद रहते हैं। डिपेंड ये करता है कि एक जो जज है वो अपने अख्तियार को किस हद तक आइन और कानून के अंदर रहते हुए उसको इस्तेमाल करता है। मिसाल मैं ये पेश करूंगा कि जिन 6 जज साहबान ने लेटर लिखा था कि उन्हें अप्रोच किया गया, उनके जुडिशल काम में मुदाखलत की गई, तो खत लिखा गया कि इस पे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, कोई कमीशन बने, कोई इंक्वायरी की जाए। तो उस खत के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहबान ने, काजी फैसल साहब ने 6 जज साहबान से कहा था कि आपके पास कंटेम्प्ट का अख्तियार है, आपने अपना कंटेम्प्ट का अख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो ये उनके पास अख्तियार था। जब वो खतूत लिख रहे थे तो खतूत लिखने के बजाय वो कंटेम्प्ट का अख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के मामले पे जब कहा गया कि आपने जो बार में जाके तकरीर की है, अगर कोई आपसे मिलने आया था, वो जिस भी मनसब पे था, जिस भी ओहदे पे था, जितना भी ताकतवर था, अगर आपको उन्हें अप्रोच किया था किसी खास शख्सियत के खिलाफ, जो केसेस आपके खिलाफ थे, आपके पास थे, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, तो आपको कंटेम्प्ट का नोटिस करना चाहिए था। तो यही बात इन 6 जजेस के केस में भी की गई। एक और मिसाल हम ले लेते हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में, डिक्टेटर के दौर में, हमने देखा कि जो जज साहबान पीसीओ का हल्फ लेके बैठे थे वही जजेस थे ना। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल किया गया, उन्हीं जजेस ने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन जज साहबान ने अपने अख्तियारात को आइन और कानून के अंदर रहते हुए, लेकिन इमरान साहब, अगर इन्हीं जजेस की आंख से देखा जाए तो वो काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकते हैं कि हम कहते रहे फुल कोर्ट बुलाए,
फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी दिस वाज एक्चुअली सब जुडिस इन द कोर्ट और फिर 27th कर दी गई। तो बतौर इदारा और इदारे के जो बड़े हैं, जब वो प्रोटेक्शन या छतर छाया नहीं देंगे या उस तरीके से मामला चलते हुए नजर नहीं आएंगे। और अब 27वीं तरमीम के बाद तो वैसे ही वो जो ट्रांसफर्स के हवाले से और फिर 2 पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स नाफिज कर दिए गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये काउंटर आर्गुमेंट भी तो दे सकते हैं। इस पर भी 2 आर्गुमेंट्स हैं, काउंटर 2 आर्गुमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो खत लिखे गए थे, शाहजी की जानिब से लिखा गया, अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से लिखा गया, आप उन दोनों खतूत को निकाल के देखें, जिसमें यह कहा गया कि आप फुल कोर्ट बनाएं और पार्लियामेंट से कहें, उनसे बात करें कि पहले हमारे साथ मुशावरत की जाए, जजेस का कोई कन्वेंशन हो, अदलिया के अख्तियारात जो है वो कम नहीं हो सकते, पार्लियामेंट ये कानून साजी नहीं कर सकती। दोनों जज साहबान ने अपने खत में ये बात करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को जन्म नहीं दे सकते या उसकी तख्लीक नहीं कर सकते, किसी आइन के आर्टिकल का उन्होंने अपने दोनों खतूत में हवाला नहीं दिया कि कौन सा आइन का आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पाबंद बनाता है कि अगर आपने आईनी तरमीम करनी है, चाहे अदलिया से मुतल्लिक करनी है, तो आप अदलिया के साथ मुशावरत करें। ऐसे किसी आर्टिकल की उन्होंने निशानदेही नहीं की। दूसरा आर्गुमेंट यह है, यहां पर जो अदलिया की आजादी के माजरत के साथ रेहान भाई जो ठेकेदार बन जाते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले और 27वीं आईनी तरमीम के पास होते ही जाके मुख्तलिफ अदालतों में उसको चैलेंज कर देते। जब आपने चैलेंज कर दी तो आप बेशक फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लें, वैसे तो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था, लेकिन उस फुल कोर्ट के इजलास में इसलिए डिस्कशन नहीं की गई कि चूंकि उस पर पिटीशंस दायर हो चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला चैलेंज किया जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट में भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। अच्छा इमरान वसीम साहब, इमरान भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, कता कलामी के लिए माजरत आपसे। जब गुफ्तगू होती है ये एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है माशाल्लाह, यू आर ऑल फ्लो एंड वेरी आर्टिकुलेट। मुझे क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आई विल हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आई एम श्योर कि बड़ी क्लैरिटी आ गई इस मामले के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आता है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट इस वक्त एक नुमाया मंदी के मरहले से गुजरती दिखाई दे रही है और बिटकॉइन की कीमत का $92,000 से नीचे आ जाना इस बात की अलामत है कि सरमायाकारों को एतमाद कमजोर पड़ रहा है। बिटकॉइन जो अक्टूबर 2025 में $126,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम कर चुका था, अब 26% से जायद गिरावट का सामना कर रहा है और महज एक हफ्ते में इसकी कदर तकरीबन 13% कम हुई है। अब बिटकॉइन की इस तेजी से होने वाली कमी यानी गिरावट की कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से सबसे अहम वजह मूविंग एवरेज का 50 हफ्तों की सतह से नीचे आना है, जिसने मार्केट में खौफ और एहतियात को बढ़ाया है। इसके अलावा तवील मुद्दत तक बिटकॉइन महफूज रखने वाले बड़े सरमायाकारों ने मुनाफा हासिल करने के लिए फ़रोख्त शुरू कर दिया, जैसे मार्केट पर दबाव मजीद बढ़ गया है। इस सूरत हाल का एक इंतहाई अहम पहलू वो सरमायाकार हैं जिन्होंने कर्ज के पैसे पर ख़रीदारी की थी, यानी उन्होंने कीमत के बढ़ने की उम्मीद पर इजाफी कर्ज लेकर सरमायाकारी की, लेकिन जब कीमत तवक्कुआत के बरक्स नीचे आई तो एक मकाम पर पहुंचकर इनकी तजारती खुदकार तौर पर बंद होना शुरू हो गई, जिसको जबरी फ़रोख्त कहा जाता है। जब इस तरह बड़े पैमाने पर जबरी फ़रोख्त हुई तो अचानक फ़रोख्त बढ़ने के बायस कीमतें मज़ीद नीचे गिरने लगी और मार्केट में एक ज़ंजीरी रद्दअमल पैदा हुआ, यानी कीमत गिरने से नई जबरी फ़रोख्त शुरू होती है और ये दोबारा कीमत को मज़ीद नीचे धकेल देती है। माहिरीन के नज़दीक बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट की वजह क्रिप्टो का 4 साला चक्कर है। ये चक्कर इसलिए होता है कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन की पैदावार पहले से कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी दस्तियाबी कम होने लगती है और फिर कीमत में उतार चढ़ाव पैदा होता है और ये सिलसिला हर 4 साल बाद रूनुमा होता है। इस अमल में बिटकॉइन की नई पैदावार की शरह निस्फ हो जाती है, जिससे वक्त के साथ इसकी रसद कम होती रहती है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो इस 4 साल चक्कर के बाद एक अरसा तेज़ी का आता है जिसमें बिटकॉइन की कीमतें बढ़ती हैं, फिर एक मकाम पर मार्केट इस्लाह और फिर गिरावट की तरफ चली जाती है। माहिरीन के नज़दीक मौजूदा मंदी मुमकिन तौर पर इसी चक्कर के इख्तितामी हिस्से की अलामत हो सकती है और यही अंदाज़ा मार्केट के खौफ में इजाफे का बाइस बना है। गौरतलब बात यह है कि ये बंदी सिर्फ बिटकॉइन तक महदूद नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट पर असरअंदाज हो रही है, जहां एक हफ्ते के दौरान मजमूई कदर में तकरीबन 6% कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मुतबादिल क्रिप्टो सिक्के की कीमतें भी नुमाया कमी का शिकार है। माशी माहिरीन कीमतों की इस कमी के रुझान की एक बड़ी वजह अमेरिका के मरकज़ी बैंक की वो मालियाती पॉलिसी बताते हैं जिसके तहत सरमायाकारों को उम्मीद थी कि शरह सूद में कमी की जाएगी, जिससे डिजिटल एसेट्स को सहारा मिल सकता था, लेकिन मौजूदा अंदाज़ों से जाहिर हो रहा है कि शरह सूद में कमी के इम्कानात कम हो गए हैं। इसके साथ साथ अफरात ज़र और दीगर माशी आदाद शुमार की फराहमी में ताख़ीर ने भी आलमी मार्केट को बेयकीनी में मुब्तला कर दिया। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर छोटे सरमायाकारों पर पड़ रहा है, जो खौफ के बायस मार्केट से निकलने या फिर अपने सरमाया मुंजमद करने
करने पर मजबूर हो रहे हैं। ताहम मस्बत नुक्ता नज़र रखने वाले माहिरीन सूरत हाल को एक सेहतमंद इस्लाही मरहला समझते हैं और ये तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि जब कर्ज पर मबनी तिजारतें खत्म हो जाएंगी और कीमत किसी मजबूत हद पर ठहर जाएगी तो मार्केट दोबारा बेहतरी की जानिब बढ़ सकती है, जैसा कि माजी के चक्रों में होता है। इसी मरहले ने सरमायाकारों के लिए एक बार फिर ये हकीकत वाज़ेह कर दी है कि डिजिटल करेंसीज की मार्केट इंतहाई उतार चढ़ाव रखने वाली है और कर्ज के पैसे पर सरमायाकारी हमेशा खतरात में इजाफा करती है। इसलिए ज़हीन सरमायाकार वही है जो मोहतात हिकमत अमली, मुतवाज़न सरमायाकारी और तवील मुद्दती सोच को बुनियाद बनाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुताल्लिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका ताल्लुक मैसेज के साथ है, इसमें बात करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात की बरवक्त फराहमी हमेशा से एक अहम और हसास मामला रहा है, ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो बरतानिया, यूरोप या मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में जब नादरा जैसा कौमी इदारा सहूलियात फराहम करने के लिए बाकायदा निज़ाम चलाता है तो इसी नाम से मनसूब जाली वेबसाइट्स का सामने आना एक ख़तरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदेही करता है। जैसा कि हाल ही में नादरा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि नादरा कार्ड सेंटर के नाम से एक फेक वेबसाइट ओवरसीज शहरियों को शनाख्ती कार्ड, नाइकॉप, फैमिली रजिस्ट्री और दीगर खदमात का झूठा तासुर देकर जालसाजी में मुलव्वस है। ये फेक वेबसाइट ना सिर्फ आवाम को गलत मालूमात फराहम कर रही थी बल्कि उनकी ज़ाती मालूमात और माली अदायगियों तक रसाई हासिल कर रही थी जो आगे चलकर उनके लिए बड़े नुकसान का बाइस बन सकती थी। आमतौर पर जाली वेबसाइट्स सरकारी वेबसाइट की ममासलत पर मबनी डिज़ाइन रखती हैं ताकि सारिफ को यह महसूस हो कि वो एक मुस्तरद और महफूज प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में भी यही हुआ। फेक वेबसाइट ने नादरा का नाम, लोगो इस्तेमाल किया जिससे सारिफीन को एतमाद हो गया कि वो असल सरकारी वेब पोर्टल पर ही मौजूद है। इसके बाद फ्रॉड की दूसरी अहम सतह शुरू होती है जिसको टारगेटेड स्कैमिंग कहा जाता है, जिसके ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास तौर पर बरतानिया में मुकीम शहरी जब शनाख्ती दस्तावेज़ात के लिए दरख्वास्त देने की कोशिश, जाली वेबसाइट उनसे पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, फैमिली दस्तावेज़ात और यहाँ तक के बैंक या अदायगी की मालूमात जमा कराने का कहती है और ये मालूमात आगे चलकर शनाख्त चोरी, बैंक फ्रॉड या ब्लैक मार्केट डेटा सेटिंग में इस्तेमाल हो सकती हैं। अब ये जैसे ही मामला सरफेस हुआ है तो नादरा की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर जो नेशनल सिटीजन हैं उनके साथ साथ जो ओवरसीज़ समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो बच सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।